अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम आप सबका हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए, जहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ के उन टॉपिक्स के बारे में जो आपकी नॉलेज और आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। और आज हमारे जो मेहमान हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज श्रीनगर, आकिब हुसैन। आकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे टॉक शो में जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो आकिब साहब, बाकी इश्यूज़ पे तो बात हो गई, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से आपने ये ज़िम्मेदार ओहदा संभाला है, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए सर। देखिए, मैंने जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है 2021 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई और उसके बाद से जो सफ़र जो हमारा शुरू हुआ है, सबसे पहले क्योंकि इट्स अ टेक्निकल कोर्स, तो उसके बाद पहले जो बेसिक ड्रिल एंड डिसिप्लिन कोर्स हमने किया, उसके बाद फायर इंजीनियरिंग में हमने एडवांस्ड डिप्लोमा किया फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हुई यहाँ पे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मुझे श्रीनगर का ही असाइनमेंट मिला, जहाँ पे जो है श्रीनगर में जितनी भी फायर इंसिडेंट्स हुई या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है, तो उन सब में मुझे अपने खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। और उसके बाद जो है मेरी जो पोस्टिंग है पहले गांदरबल में हुई, और उसके बाद मेरा एडिशनल चार्ज जो है श्रीनगर में असाइन हुआ। तो जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स हुए अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, जो कि हमारा मेन काम रहता है। तो फायर फाइटिंग के दौरान मैंने ये सीखा कि जो हमारे डिपार्टमेंट का जो मोटो है वी सर्व टू सेव, काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल। और जिसमें जब आप किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी बचाते हैं, तो जो मुझे लगता है कि जितनी सेटिस्फेक्शन वहाँ पे होती है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रोफेशन में होती है। तो इसके बाद जैसे मेरी जैसे यहाँ पे पोस्टिंग हुई, क्योंकि श्रीनगर इज़ अ चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको पता है कंजेशंस हैं बिल्कुल। और वीवीआईपीज़ मूवमेंट्स भी होती है। तो जो ही फायर इंसिडेंट होता है, एक ऑफिसर को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है जी। तो मैं समझता हूँ कि इन सालों में जितना भी मैंने डिपार्टमेंट में सीखा, आई थिंक इट वाज वर्थ एंड आई टेक वेरी प्राइड इन इट। जी सर, चैलेंज की बात करते हैं, क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि इसका जो काम है पूरा एक जो रिस्पॉन्स टाइम खासकर होता है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे अगर हमारी गाड़ी का 1 मिनट भी सपोज उनके हिसाब से डिले होता है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंतशार रहता है। तो लेकिन हमारा जो अमला होता है, लोगों को हम बार बार भी बताते हैं, इट्स वेरी प्रोफेशनल। जब भी हम फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं, तो हमारा क्रू जो है, सबसे पहले जब हमें फायर कॉल रिसीव होती है, तो वो हमेशा अलर्ट रहता है। तो हमारा जो टर्न आउट टाइम भी होता है, ये 1 मिनट से कम का होता है। तो हमारी नफरी जो है डॉर्मेट्री में बिल्कुल रेडी होती है। जब भी कहीं पे फायर इंसिडेंट होता है, जो कॉल हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को रिसीव होती है, तो उसके बाद हमारा अमला जो है बिल्कुल रेडी होता है। विद इन 1 मिनट हमारी गाड़ी निकलती है। फिर रास्ते में ट्रैफिक कंजेशंस हो सकती है डे टाइम में, तो वहाँ पे भी पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट करता है। पब्लिक से भी हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप जब भी इमरजेंसी टेंडर जैसे फायर टेंडर देखें, तो आप उसको रास्ता दें। स्पॉट पे जब हम पहुँचते हैं, वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस होते हैं। कई बार हम देखते हैं रॉन्ग पार्किंग्स होती है, और खासकर कंजेस्टेड एरियाज में जब ये रॉन्ग पार्किंग्स होती हैं, उनके ओनर्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जैसे आपको पता है कि फायर फाइटिंग का एक गोल्डन आवर होता है, क्योंकि उसमें अगर 1 मिनट का भी डिले रहता है, तो जितना नुकसान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो उन गाड़ियों को हटाना काफ़ी मुश्किल होता है, करना होता है। खासकर नाइट आवर्स में उनके ओनर्स को जो आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी हम पब्लिक से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस में हम गाड़ियाँ एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस स्टेशन करते हैं, तो फिर हमें होज को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, जिसमें टाइम निकल जाता है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि गोल्डन आवर ऑफ फायर फाइटिंग होता है। तो लोगों से भी रिक्वेस्ट रहती है हमारी बार बार कि अगर आप हमारे काम में कोऑपरेट करेंगे, तो इट विल ओनली मेक आवर जॉब ईजियर। सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो क्या हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी है फायर एंड सर्विस के पास, वो एडवांस्ड है या हम कभी लैग कर रहे हैं कई चीज़ों में? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूँगा, हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, इन्हीं सालों में बाय द असिस्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटी एंड वर्ल्ड बैंक,
हमने इन सालों में काफ़ी सारे जो है फायर टेंडर्स नए प्रोक्योर किए हैं। हमारे पास अगर आप देखेंगे आजकल की डेट में भी हमारे पास 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स कश्मीर में हैं, जिसमें 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स हमारे फायर हेडक्वार्टर बटमालू में है, एक स्किम सोरा में है। और ये फायर टेंडर जो है काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। जब भी हाई राइज बिल्डिंग जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें फायर फाइटिंग या रेस्क्यू करना पड़ता है, तो ये गाड़ियाँ हमें वहाँ पे काम आती है। सेकंड थिंग इज़ हमारे पास जैसे ऑयल फायर्स होते हैं, तो उनके लिए वी हैव फोम टेंडर्स जो कि उन फायर्स के साथ डील कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो वाटर टेंडर्स हैं उनकी वो भी हमारे पास उनका फ्लीट भी सफिशिएंट है। बाकी एडवांस्ड रेस्क्यू टेंडर्स, इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर्स या क्विक रिस्पांस व्हीकल्स जिनकी विड्थ कम होती है क्योंकि काफ़ी सारे कंजेस्टेड लेन्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्विक रिस्पांस के लिए हम वैसे व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ ब्लेस्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, ऑल काइंड्स ऑफ फायर टेंडर्स दैट कैन डील विद एनी काइंड ऑफ फायर इंसिडेंट। सर, आज ड्रोन्स का यूज़ होता है कई जगहों पे आग को बुझाने के लिए, क्या हम उस चीज़ में आ चुके हैं या अभी नहीं? देखिए, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है फायर फाइटिंग के लिए, हमने भी रिसेंटली जम्मू में भी, क्योंकि इनके लिए सबसे पहले फिजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत होती है। जो भी इक्विपमेंट बाजार में नया आता है, प्लस इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल बिल्डिंग कोड। तो अगर उनकी फिजिबिलिटी हमारी लोकल रीजन के लिए ठीक है, तो हम ऐसी इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करते हैं, जैसे आपने ड्रोन वगैरह का जिक्र किया। If that has the scope in our department, then we'll definitely procure it. सर, अंडर योर लीडरशिप या जब से आपने इस महकमे को ज्वाइन किया, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आपको अभी भी याद है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने कहा कि इनिशियली मेरी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी श्रीनगर में ही हुई। तो श्रीनगर में जो बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला में, तो मैं ऑल्दो आई वाज ट्रेनी एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे जो फायर इंसिडेंट हुआ उसमें आपने देखा कि जितने भी पेशेंट्स बोन एंड जॉइंट में थे, दे वर सेफली इवैक्यूएटेड। और जो फायर है इट वाज स्प्रेडिंग एट अ फास्ट रेट, और फायर डिपार्टमेंट ने उसको कैसे कंट्रोल किया, एंड देन मतलब इतनी लाइव्स और प्रॉपर्टी सेव करके जो सेटिस्फैक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। तो मुझे लगता है कि दैट वाज द ओनली इंसिडेंट जब मुझे लगा कि मतलब ये जॉब जो है काफ़ी अच्छी है, वो खूबसूरत है, और उसकी एक अलग एक इम्पोर्टेंस है। डाउनटाउन एरिया से ज़्यादा मुश्किल होता होगा? बिल्कुल। देखिए, डाउनटाउन एरियाज़ में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर आप देखेंगे कि अभी भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है टिम्बर जिस टाइम पे यूज़ होता था, स्लैब वगैरह भी वुडन होता था, और ऐसे स्ट्रक्चर्स में जब भी आग लगती है इट क्विकली स्प्रेड्स टू द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। और सेकंड चैलेंज जो वहाँ पे होता है कि जो फायर सेफ्टी गैप आप बिल्कुल कहीं कहीं जगहों पे देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे फायर सेफ्टी गैप होता नहीं है। तो जो ही ऐसे स्ट्रक्चर्स में आग लगती है, तो एट अ टाइम 4, 5, 6 स्ट्रक्चर जो है आग की जद में आते हैं। और फायर डिपार्टमेंट के पास ये चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ से कोई फायर कॉल आती है तो इनिशियल स्टेज पे ही आपके 4-5 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके बाद फायर को रेस्ट्रिक्ट करना और स्प्रेड को रोकना ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जो फायर डिपार्टमेंट का SOP होता है उसमें सबसे पहले तो हम फायर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी पहले से इन्वॉल्व है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट इस चीज़ को जानता है, और हम अपनी जो हमारा जो SOP होता है हम उसी हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ वहाँ पे चूंकि वाटर सोर्सेज अगर दूर होते हैं तो उसमें भी एक अपना चैलेंज है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ऑलवेज रिलाइज ऑन द ओपन वाटर सोर्स, क्योंकि जो फायर टेंडर में पानी होता है इट इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर फायर टेंडर का डिस्चार्ज की बात करेंगे तो 2270 लीटर पर मिनट होता है, तो एक फायर टेंडर में पानी 5, 6, 7 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकता है। सो वी हैव टू रिलाई ऑन द ओपन वाटर सोर्स, और जिस जगह पे ओपन वाटर सोर्स हमें नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम हाइड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या एडिशनल रीइंफोर्समेंट्स इन द शेप ऑफ फायर टेंडर्स हम वहाँ पे लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो चैलेंजेस हमें डाउनटाउन एरियाज में पेश आते हैं, दोज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरियाज। सर, जो हमारे फायरमैन होते हैं उनके पास जो गियर्स होते हैं उस बारे में थोड़ा ब्रीफ हमें कीजिए सर। बिल्कुल। देखिए, हमारे जो डायरेक्टर सर है उन्होंने इन्हीं सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर किए हैं। पहले भी हम प्रोक्योर करते थे, लेकिन हमने इन सालों में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं। जैसे अगर मैं पहले बताऊं तो हमारे पास जो सूट्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो बंकर गियर होता है, या प्रॉक्सिमिटी सूट, फायर एंट्री सूट्स बेस्ड अपॉन द फ्लेम, या इसी तरह कहीं पे हमें ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है
जहाँ पे सपोज ऑक्सीजन की किल्लत है और वहाँ पे सपोज कोई टॉक्सिक गैस वगैरह है, तो हम ब्रीदिंग एपरेटस सेट्स का इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरह जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू सेव गार्ड आवर फायर पर्सनल, तो डिपार्टमेंट ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर भी चुका है और आगे और इक्विपमेंट्स हमने पाइपलाइन में रखे। सर, फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग हमारी आवाम के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए, हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उन्होंने रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू की है। मैं उसी एडवाइजरी के हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो हम खासकर जो विंटर सीज़न होता है, हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी हीटिंग गैजेट्स का, और इन गैजेट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हम कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स होने का खतरा रहता है। और हमारे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे जो है कंक्रीट होने के बावजूद टिम्बर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन द शेप ऑफ पैनलिंग खत्म बंद, तो हमारे स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी वल्नरेबल है फ्रॉम फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है कि जो भी आप गैजेट्स खासकर इस विंटर सीजन में इस्तेमाल करें, आप डूज एंड डोंट सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। खासकर अपने इक्विपमेंट्स पे ISI मार्क चेक करें, क्योंकि ISI मार्क एक ऐसा मार्क होता है जो इंश्योर करता है कि आपका जो इक्विपमेंट है इट इज़ फिट टू यूज़, इट इज़ ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड इट इज़ सेफ टू ऑपरेट। तो जब भी आप ऐसे गैजेट्स पहले खरीदें, उसके बाद आप डूज एंड डोंट्स पे अमल करें। सेकंड थिंग इज, जितनी भी आपके घर में वायरिंग्स वगैरह है, अगर वो पुरानी हो चुकी है तो आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल ऑडिट करें। आप चेक करें कि कहीं पे अगर आपकी वायरिंग्स डैमेज्ड है तो आप उसको टाइमली रिप्लेस करें। बाकी जितने भी जैसे LPG बुखारी है, खासकर हमने रिसेंटली भी पांद्रेठन में सफोकेशन का इंसिडेंट जिसमें जैसे 6 फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई, वहाँ पे हम लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे गैजेट्स आप अपनी प्रेजेंस में इस्तेमाल करें, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। और ऐसे गैजेट्स जब आप, क्योंकि आप ऐसे गैजेट्स हर साल इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सर्विसिंग टाइमली करें और इस्तेमाल करने से पहले ये इंश्योर करें कि दे आर सेफ टू यूज़। तो और ऐसे गैजेट्स जब हम ऑपरेट करते हैं, खासकर जिनमें कंबशन होता है, तो वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये गैसेस इनहेल करना, मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस व्हेन इट गोज बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे गैजेट्स जो है पूरे एक वेंटिलेशन का जो है उसका ध्यान रखें। सेकंड थिंग इज़, जो आपके LPG सिलेंडर्स होते हैं, आप उनको बल्क में स्टोर ना करें, क्योंकि अगर फायर इंसिडेंट होता है तो ऐसे सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ लाइफ का भी इंसिडेंट रहता है। बिल्कुल। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट है, जो जैसे किचन एरियाज में भी हमारे पास सेफ प्रैक्टिसेस है, हम किचन के बाहर LPG सिलेंडर को रखते हैं इन ओपन, ताकि गैस अगर लीक भी होता है तो इट डिफ्यूजेस इनटू द एटमॉस्फेयर रादर देन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द रूम। तो वहाँ से जब गैस एक पाइपलाइन के थ्रू अंदर आता है तो इट इज़ वेरी सेफ प्रैक्टिस। बाकी जैसे क्योंकि 90% ऑफ द फायर इंसिडेंट शॉर्ट सर्किट के कारण आते हैं, तो आप प्रॉपर MCBs का ध्यान रखें, MCB इस्तेमाल करें, RCCB इस्तेमाल करें, क्योंकि अर्थ लीकेज की वजह से भी शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, या आर्क फॉल्ट या लूज कनेक्शंस की वजह से भी जो है शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट है कि आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स का इस्तेमाल करें। और बाकी जो है, जब भी आप घर से बाहर जाए तो आप मेन स्विच को टर्न ऑफ करें, और जब आप सोने जाए तो सारे गैजेट्स जो आप हीटिंग के लिए इस्तेमाल करें उनको टर्न ऑफ करें। जी, थैंक यू आदिल साहब, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ की लापरवाही आपकी मालो जान दोनों पे असर डाल सकती है। तो अगली बार मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।